हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राम डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप पर। तो जैसे कि मैंने आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जीएस एंड जीके का पोर्शन स्टार्ट कर रखा था, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सीरीज वाइज करवा रहा था। जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे भारत के प्रमुख के सारी की सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि सबसे चौड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के उद्योग, भारत के खनिज, उनके बारे में। और फिर हम बात करेंगे विश्व के बारे में। ओके, तो उसी से रिलेटेड जो है आज आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो कि है आपका भारत की कृषि और उत्पादक राज्य है, या फिर ये बोल सकते हो भारत की प्रमुख फसलें और उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में एक बात करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला अपने आप में ही, क्योंकि यहां से अगर आपने देखा होगा आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है पहले हम थियोरेटिकल पोर्शन करेंगे विद ग्राफ की मदद से समझाऊंगा मैं आपको कौन सा राज्य में कौन सी प्रमुख फसल है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। ओके, तो ग्राफ के द्वारा समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा और सारा का सारा माइंड में भी क्लियर हो पाएगा। और पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन कराने के बाद, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है, पहले मैं आपको थियोरेटिकल पोर्शन और फिर प्रैक्टिस करने के लिए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूं आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको भी पता चल सके कि आपने जितनी तैयारी, यानी कि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो कितना समझ में आया है। ओके, तो फिर थियोरेटिकल पोर्शन करने के बाद लास्ट में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक भारतीय कृषि, यानी कि भारत के प्रमुख फसलें और उत्पादक राज्य है, लेकिन उसमें हम बात करेंगे भारतीय कृषि के बारे में। अब भारतीय कृषि में आपको पहले एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको फसलों के बारे में बताया था, चाहे वो खरीफ की फसलें हो, चाहे वो नकदी फसलें हो, चाहे और प्रकार की फसलें हो, कब उगाते हैं, क्या उसका रोपण का समय है, क्या उसकी काटने का समय, वो मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसी से रिलेटेड कुछ और बातें और फैक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि, आप सभी को पता है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के राज्य के लिए जो कृषि है वो अपने आप में ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और उसी हिसाब से अगर भारतीय कृषि की बात करी जाए तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या है? रीढ़ है। जैसे कि हमारे शरीर की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो टूट जाए तो हम सही तरीके से खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, काफ़ी चीज़ों में हमें मदद नहीं मिलेगी काम करने में। तो उसी प्रकार से कृषि जो है वो भी हमारी भारत की क्या है, रीढ़ की हड्डी। क्यों? क्योंकि भारत में संपूर्ण कार्य जो है उसमें 52% जो लोग लगे हुए हैं, जो उद्योग में लगे हुए हैं, वो कौन सा है, वो कृषि पर ही आधारित है। अब कई जगह पर आपको ये 47.2 और कहीं पर 49.7 आपको डाटा देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका क्या है, 52% आसपास में ही आपको सारे का सारा देखने को मिल जाएगा। इसलिए जहां पर आपका आधे से ज्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं, तो भारत की कृषि तो अपने आप ही आप समझ को पता चल जाएगा कि क्या है, वो रीढ़ की हड्डी। और वैसे भी भारत क्या है, विश्व का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश है चाइना के बाद। तो इतने बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए कृषि भी तो उतने बड़े पैमाने पर करनी होगी। तो उसलिए क्या है, हमारा कृषि जो है वो भारत की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। आगे बात करें तो भारत में कृषि जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में आपने सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो उसी के समय काल से आपकी जो गंगा नदी घाटियां थी वहां पर आपकी खेतियों की शुरुआत की गई थी। तो भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से चलती आ रही है, की जा रही है। और लेकिन 1960 के बाद कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति, जो कि 1967-68 के आसपास की गई थी, तो हरित क्रांति के साथ ही एक नया दौर आया कृषि में। क्यों? क्योंकि जहां पर हमें फसलें उगाने में नई नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और फसल भी इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, लेकिन 1967 में जब हरित क्रांति की गई तो उसके बाद चावल की फसल में कितना ज़्यादा, गेहूं की फसल में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की क्रांति हुई हमारी कृषि के क्षेत्र में फसल को, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो उन सभी की सभी क्रांतियों के बारे में भी पढ़ेंगे अभी। अभी बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि कृषि में जो है वो कब आई थी क्षेत्र में क्रांति, तो वो 1960 के बाद ही आई थी, अलग अलग प्रकार से चीजों के अलग अलग उत्पादनों में। ओके, और सन 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में
कृषि एवं संबंधित कार्यों का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं, तो वो जो था हमारा वो कितना था, तो 16.6%। कितना? 16.6% जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है वो 2007 में 16.6 था, जो कि हमेशा ऑन एन एवरेज 14.7 के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। ओके, तो जीडीपी का देख लो काफी बड़ा हिस्सा जो है वो किससे होता है? कृषि से और उससे संबंधित कार्यों से ही होता है। प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से दो इंपॉर्टेंट संस्थाओं का निर्माण किया गया, एक आरआरबी और दूसरा नाबार्ड, यानी कि NABARD। ओके, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आरआरबी की फुल फॉर्म होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है NABARD की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ओके, तो ये दो आपकी ऐसी संस्थाएं थी जो कि भारत सरकार की तरफ से लाई गई थी कृषि में विकास करने के लिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुएं थे जो आपको प्रमुख फसलों से पढ़ने से पहले आपको इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अब मैंने अभी आपको बताया कि भारत में 1960 के बाद काफी सारी क्रांतियां आई जिसके कारण हमारे कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिला था। तो वो कौन कौन सी क्रांतियां थी, चलिए उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो लिख लीजिए, भारत में कृषि के विकास के लिए क्रांति कौन कौन सी। ध्यान रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड की बात करी जा रही है। ओके, तो डॉक्टर बोरलॉन्ग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के लिए क्या माने जाते हैं? वो उत्तरदायित्व माने जाते हैं। अगर भारत में हरित क्रांति की बात करी जाए तो डॉक्टर स्वामीनाथन माने जाते हैं। ओके, दोनों पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। विश्व की बात करी जाए तो डॉक्टर बोरलॉन्ग मान जाएंगे और जो भारत की बात करी जाए तो डॉक्टर स्वामीनाथन माने जाएंगे। ओके, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु निकल के आते हैं। ये 7 इंपॉर्टेंट मैंने क्रांति लिख रखी है, जो कि प्रथम क्रांति आप सभी को पता है 1967-68 के आसपास देखने को मिली थी, जो कि स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथ के द्वारा जो थे उनके द्वारा ये उत्पन्न की गई थी, उनके उत्तरदायित्व में ये चलाई गई थी। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन, किसके लिए, कब? 1967 में, और गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए ये क्रांति आई थी। ओके, दूसरी हरित क्रांति जो आई वो आई आपके 1983 में, 1983 में, और ये कौन सी फसल के उत्पादन के लिए आई थी? तो चावल की फसल के उत्पादन के लिए आई थी। ओके, अब इन दोनों में आपका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक पॉइंट देखो, पहला 1967 में गेहूं के लिए और दूसरा 83 में चावल के लिए। लेकिन इन दोनों में से जो मेन इंपॉर्टेंट जिसने प्रभाव डाला वो डाला था चावल की ने। ओके, गेहूं की मात्रा में चावल जो है वो ज्यादा उत्पन्न होने लगा था, और आप सभी को पता है हमारे भारत देश का जो खाद्य सामग्री में सबसे ज्यादा जिसकी खपत होती है वो किसकी होती है? चावल की ही होती है, और उगाया भी सबसे ज्यादा चावल ही जाता है। ओके, नेक्स्ट आया आपका हरित क्रांति जो कि खाद्य उत्पादन के लिए आई। फिर एक क्रांति आई श्वेत क्रांति जो कि किसके लिए आई? दूध उत्पादन के लिए। फिर आई पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। फिर आई सुनहरी क्रांति जो कि जूट उत्पादन के लिए था, और फिर आया आपका गोल क्रांति जो कि आलू उत्पादन के लिए था। ओके, तो ये कुछ क्रांतियां हैं, आपसे पूछ ली जाएंगी किस किस फसलों के लिए होती हैं। वैसे तो प्रमुख आपकी ये दो ही है, प्रथम और दूसरी। बाकी अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि कई बार इससे पूछा जा चुका है कि श्वेत क्रांति किसके लिए थी या पीली क्रांति किसके लिए थी, तो ध्यान रखना आपका श्वेत क्रांति दूध के लिए और पीली तिलहन के लिए। बाकी और भी आपको ध्यान रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये चार्ट कम से कम तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां थी जो कि विश्व में भारत उससे प्रभावित होकर अपने देश में, भारत में उसने इकट्ठा करा, लाया, और फसलों में उत्पादन उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ोतरी करी। तो ये तो होगी आपकी बेसिक जानकारी। चलिए अब चलते हैं कि भारत के कौन कौन से प्रमुख राज्यों में कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा के साथ। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसलों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर आप सभी को पता है बिल्कुल टॉप वाला लेवल है, जो कि अब दो पार्ट में, लद्दाख में और नीचे जम्मू कश्मीर में बट गया है। ये वाला हिस्सा पीओके का यानी कि जो एलओसी जो है हमारा उसका है, और ये है एलएसी यानी कि चाइना का। ये चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया और ये पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, इतना तो आप सभी को पता है, बेसिक जानकारी है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसल कौन सी है, तो वो है केसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। ये जो है वो लगभग जो है काफी महंगी बिकती है, प्रति किलो जो है इसका वो काफी लाख रुपए में प्रति किलो इसका बिकता है, काफी
प्रमुख फसल है जम्मू कश्मीर की। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक ठंडा इलाका है और इस चीज को उगाने के लिए, केसर को उगाने के लिए, नीचे मैंने नोट करके लिख भी दिया आपका कि केसर को उगाने के लिए समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र एवं शीतोष्ण सूखी जलवायु की आवश्यकता होती है। पौधे के लिए जो कि आपकी दोमट मिट्टी होती है वो उपयुक्त रहती है। ओके, और वो कहाँ पर पाई जाती है? तो पहाड़ी इलाका, जो ठंडा इलाका हमारा जम्मू कश्मीर, उस वहां पर पाई जाती है। जो कि एक फूल होता है, फूल के बीच में एक पतली पतली सी पंखुड़ियां निकलती हैं, वही उसी को ही तोड़कर बनाया जाता है। जो कि कहा जाता है अगर आप इसको 1 ग्राम या 10 ग्राम निकालना चाहो तो कम से कम नहीं तो आपके 700 से 800 फूल की जरूरत पड़ती है। ओके, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फूलों से बहुत कम निकलता है ये, तो ध्यान रखिएगा। पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसल कौन सी है आपकी? केसर है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। कहाँ की तरफ पड़ता है? इस तरफ। ये है हमारा यूपी का इलाका। ओके, आपको शेड मैंने कर दिया ताकि आपको आसानी से पहचान में आ जाए। और बाकी ये वाला पोर्शन जो है ये भी हल्का सा रह गया, कलर नहीं हो पाया, ये भी आपका क्या है? यूपी का ही हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों की बात करी जाए तो सबसे पहले नंबर पे आता है गेहूं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन, प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो वो उत्तर प्रदेश में ही होता है। साथ ही साथ में गन्ना यानी कि शुगर केन, फिर दूध का उत्पादन। अब दूध किसी भी प्रकार का हो, गाय का हो या भैंस का हो, उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 है। ओके, और साथ ही साथ में आलू, आलू यानी कि पटेटो, आलू हमारे दैनिक जीवन का काफी प्रमुख हिस्सा है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फसलें हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश इसमें सर्वाधिक उत्पादन करता है। अब ध्यान रखिएगा, उत्पादन करने का मतलब ये नहीं है कि यूपी से सारे राज्यों में जाता होगा, नहीं। यूपी इनको उगाता तो है लेकिन यूपी अपने आप में ही इतना बड़ा है कि इनसे ज्यादातर सामग्री जो है उसके अपने ही राज्यों में खर्च हो जाती है। ओके, तो ये सारे के सारे जो प्रमुख फसलें हैं वो यूपी अपने लिए भी उगाता है, बाहर कम करता है, वो बाहर भेजता कम है लेकिन अपने राज्यों के लिए ही खपत में लग जाती है। और बाकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी को पता है कि गन्ने से जो है वो चीनी बनाई जाती है, आप सभी को पता है। तो भारत में 70 to 80% जो चीनी है वो किससे बनती है? शुगर केन से ही बनती है। और बाकी चुकंदर से बनती है, चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो 70 to 80% जो चीनी बनती है वो किससे बनती है? शुगर केन यानी कि गन्ने से बनती है। बाकी इसके बारे में मैं आपको जब विश्व का बताऊंगा उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, क्योंकि विश्व में आपकी चुकंदर की जो चीनी होती है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर चुकंदर की चीनी ही मिलती है, गन्ने की चीनी नहीं मिलती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अभी बस इतना ध्यान रखो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, गन्ना, दूध उत्पादन और आलू। आगे चलें नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, वो है राजस्थान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, जो कि एरिया आप सभी को पता है मरुस्थल एरिया है, ये जो है रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है वो उगाया जाता है सरसों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरसों जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ उगाई जाती है, कहाँ पर इसका प्रोडक्शन भारत में सबसे ज़्यादा है, तो वो है राजस्थान में। ओके, जो कि आपने देखा भी होगा अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है सरसों, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे उसमें जो खल निकलती है उसके लिए, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तेल, सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो राजस्थान किस लिए मशहूर है? अपने सरसों के लिए। आगे चलें तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों की बात करें तो ये हमारा मध्य प्रदेश, भारत का दिल कहा जाने वाला, जो कि सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर सोयाबीन का, साथ ही साथ में दलहन का। तो अगर आपसे पूछा जाए जितनी प्रकार की दालें होती हैं, दलहन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो मध्य प्रदेश ही करता है। ओके, उसी के साथ साथ में तिलहन का। अब तिलहन, दलहन, तिलहन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए फसलों के प्रकार में। तिलहन वो होता है जिसके तेल निकाले जाते हैं और दलहन वो होता है जिसकी दाल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो दलहन के लिए भी आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, तिलहन में भी आपका मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। और उसी के साथ साथ में चने का प्रोडक्शन यानी कि चना जो होता है उसके उत्पादन में भी आपका जो एमपी है, हमारा जो एमपी है मध्य प्रदेश है, वो सबसे नंबर 1 पर है। ओके, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका सोयाबीन से पूछा जाता है कि सोयाबीन जो है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पन्न होता है हमारे भारत में, तो वो होता है मध्य प्रदेश में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोयाबीन, दलहन, तिलहन और चना, ये चारों के चारों प्रमुख फसलें हमारी मध्य प्रदेश की।
नेक्स्ट चलें तो पश्चिम बंगाल कहाँ की तरफ पड़ता है, तो बिल्कुल पूर्वी साइड में इधर आ जाओगे तो ये पूरा का पूरा नीला एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा क्या है, पश्चिम बंगाल का है। अब कई बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता कि ये भी पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखिएगा ये जो 7 सिस्टर से 7 बहनों से मिलता है वो भी हल्का सा जो है वो पश्चिम बंगाल का एरिया होता है, और 7 बहनों का भाई सिक्किम वो भी आपका क्या है, इसके ऊपर पड़ता है। ओके, तो पश्चिम बंगाल जो है वो जूट में नंबर 1 है और साथ ही साथ में चावल की खेती में भी नंबर 1 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन या फिर चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है भारत में, तो वो होता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्या है, नोट करके लिख लीजिए कि भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा जो हो वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। ध्यान रखिएगा चावल की खेती के लिए वर्षा की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि चावल की खेती एक ऐसी खेती होती है जहां पर पानी बहुत ज्यादा लगता है। ओके, तो भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा क्या होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है अन्य खाद्य फसलों की तुलना में, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चावल जो है वो खाद्य सामग्री में सबसे प्रमुख है भारत देश में। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है किसी और फसलों के मुकाबले। साथ ही साथ में एक चावल की वैरायटी है IR-20। अगर आपसे पूछा जाए कि IR-20 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा वो चावल का एक उपज है, एक वैरायटी है। ओके, एक किस्म है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, तो चावल से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निकाल के लाया हूं, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन पॉइंटों को भी। आगे चलें तो पूछा जाए आपसे कि असम की प्रमुख फसलें, तो असम की जो प्रमुख फसलें हैं वो आप सभी को पता है, वो है ईस्ट साइड एरिया, और ईस्ट साइड एरिया में जो सबसे ज्यादा उगते हैं वो क्या उगते हैं, चाय उगती है। यानी कि चाय पत्ती जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ उगेंगी, हमारी असम में, जो कि ग्रीनरी एरिया है, ये असम का इलाका है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं, नोट करके मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिए कि भारत में चाय की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर से अधिक हो, सूक्ष्म तथा भुरभुरा चिकनी मिट्टी होती हो, वहां पर सबसे ज्यादा किस चीज की खेती होती है, चाय की। तो अगर आपसे पूछा जाए चाय के लिए वार्षिक वर्षा कितनी आवश्यकता होती है, तो 150 से 300 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है इनको। ओके, चलिए, साथ ही साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूर्वी साइड में जो सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है वो तो असम में उगाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत में, यानी कि ये वाला एरिया, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ उत्पादन होती है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत में जो सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होती है वो होती है हमारे तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु कौन सा है, तो ये वाला तमिलनाडु राज्य है। ओके, तो इस वाले एरिया में जो है चाय की सबसे ज्यादा खेती होती है दक्षिण भारत में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है आपको इस पॉइंट को। आगे चलें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका गुजरात राज्य है। तो अब गुजरात राज्य की बात करी जाए, जो कि ये वाला एरिया है हमारा गुजरात। एक बार गुजरात में एक दिन बिताकर देखो, बहुत ज्यादा टूरिस्ट का आपने देखा होगा इसका प्रचार। तो गुजरात क्या है, तो गुजरात जो है वो कपास के लिए और साथ ही साथ में मूंगफली के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कपास यानी कॉटन में भी 2 प्रकार की वैरायटीज होती हैं, एक वैरायटी होती है 2.5 सेंटीमीटर लंबी और एक होती है 3.7 से लेकर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग वैरायटी। ओके, तो भारत में जो उगाई जाती है वो 2.5 सेंटीमीटर यानी कि छोटी कपास जो होती है वो उगाई जाती है। 3.7 से लेकर 5 सेंटीमीटर जो बड़ी कपास होती है वो अन्य देशों में उगाई जाती है। भारत और चीन में ये 2.5 सेंटीमीटर वाली उगाई जाती है कपास। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली तो बात नहीं है, बाकी अगर आपको ध्यान रहती है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, विश्व वाला जब पढ़ेंगे हम उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा गुजरात की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, कपास और साथ ही साथ में मूंगफली। इन दोनों चीज का प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन जो होता है वो सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। आगे चलें तो आ जाता है हमारा महाराष्ट्र राज्य है। अब महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख फसलों की बात करें तो ये हमारा महाराष्ट्र राज्य जो कि मुंबई इसी एरिया में पड़ता है। तो महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है वो उगाई जाती है प्याज, अरहर की दाल। ध्यान रखिएगा दलहन जो मैंने आपको बताई थी वो मध्य प्रदेश में बताई थी सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं, लेकिन दलहन में भी जो अरहर की दाल होती है ना उसकी सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका अंगूर। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है नासिक, नासिक में सबसे ज्यादा जो अंगूर उगाए जाते हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अंगूर कहाँ उगाए जाते हैं तो नासिक एक
इलाका पड़ता है, राज्य पड़ता है, महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती होती है और साथ ही साथ में आम की खेती भी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है। और आप सभी को पता है जो आम है हमारा वो क्या है, नेशनल फूड है, यानी कि राष्ट्रीय फल है हमारा। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय फल यानी कि नेशनल फ्रूट जो है वो हमारा कौन सा है, तो वो हमारा आम है भारत राज्य का। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें तो आ जाता है हमारा कर्नाटक। अब ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की प्रमुख फसलों की बात करी जाए तो कॉफी, सनफ्लावर और रेशम, ये तीनों के तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। सनफ्लावर, कॉफी और रेशम, ये तीनों की तीनों प्रमुख फसलें कहाँ की है, कर्नाटक राज्य की है। सबसे ज्यादा जो है वो कर्नाटक कॉफी के लिए जाना जाता है। इसमें भी आपके कॉफी की 3 वैरायटीज होती हैं, जो कि सेकंड नंबर की जो वैरायटी होती है वो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, जो कि रोबस्टा कॉफी होती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में उगने वाली कॉफी का सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉफी कौन सा है, तो रोबस्टा कॉफी जो होती है इसका स्वाद जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भारतीय कॉफी में। ओके, वर्ल्ड की बात करी जाए तो वर्ल्ड में 3 प्रकार की कॉफी होती है, विश्व वाला जब हम पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं आपको। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि कर्नाटक में जो कॉफी उगाई जाती है वो बड़ी मात्रा में रोबस्टा कॉफी उगाई जाती है, वो वैरायटी जो है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है स्वाद में भारत के अंदर। ओके, उसी के साथ साथ में सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर और रेशम, आप सभी को पता है जो रेशम होता है, सिल्क होता है, उसका सिल्क वाले कीड़े से उत्पन्न किया जाता है। तो इन तीनों चीज का उत्पादन जो होता है वो भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, कर्नाटक के राज्य में होता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा इन पॉइंटों को। आगे चलें तो बात कर लेते हैं हमारा केरल राज्य के बारे में। अब केरल बिल्कुल नीचे से दूर वाला इलाका है यहाँ पर, वैसे तो सबसे एंड में तमिलनाडु पड़ता है हमारा, लेकिन केरल उसी के साथ में ही है। तो केरल की प्रमुख फसलों की बात करी जाए तो जो आपके प्राकृतिक रबर होती हैं, आप सभी को पता है प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काली मिर्च, काजू और नारियल। सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो गरम मसाले, तो नॉर्मल बात है, सबको याद रहता है कि भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जिसे मसालों का राज्य कहते हैं। केरल में आपको हर प्रकार की मसाले देखने को मिल जाएंगे, घर घर में लोग उगा कर रखते हैं। ओके, तो गरम मसाले में आपके जितने भी मसाले डलते हैं वो सब प्रकार के मसाले कहाँ उगाए जाते हैं, केरल में। और उसी के साथ साथ में काली मिर्च जो है उसके उत्पादन के लिए भी केरल जो है वो काफी ज्यादा माना जाता है। ओके, तो अब यहां पर देखो नारियल की बात आई, तो नारियल एक ऐसा फल है, एक ऐसा है जिसके द्वारा हमें लकड़ी यानी कि जलावन भी मिलता है, पीने के लिए पानी भी मिलता है और खाने के लिए खाना भी मिलता है। तो नारियल एक ऐसा फल है जिसके द्वारा हमें सब कुछ मिलता है। और साथ ही साथ नारियल इतना प्रसिद्ध है केरल में कि घर के आंगन में उगाया जाता है उनको। ओके, तो हर किसी के घर में आंगन में आपको नारियल का पेड़ वृक्ष जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रबर यानी कि लेटेक्स जो होती है वो जो पेड़ के द्वारा निकाली जाती है, उसमें कटोरा लगाकर प्राकृतिक रबर, गरम मसाला, काली मिर्च, काजू, नारियल, इन 5 प्रमुख फसलों के लिए केरल जो है वो सर्वाधिक नंबर 1 पर है इस लेटेस्ट डाटा में। ओके, चलिए आगे चलें तो आगे आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उसी के साथ साथ में आपका कर्नाटक, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ आगे पीछे होते रहते हैं। तो इस समय जो है वो आपका आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू के लिए क्या है, प्रथम नंबर पर है। ओके, तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश। आपका अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में तंबाकू के लिए नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। और आप सभी को पता है इस लॉकडाउन की स्थिति में तंबाकू का जो उत्पादन था वो 25 to 30% बढ़ गया था। ओके, अब यही चेक किया जा रहा है कि लॉकडाउन में जो तंबाकू का उत्पादन है वो 25 to 30% कैसे बढ़ गया। देख सकते हो लॉकडाउन में किसी चीज़ की तो बढ़ोतरी हुई हमारे देश में कि तंबाकू जो था वो बढ़ गया था। ओके, इसका उत्पादन 25 से 30% बढ़ गया था लॉकडाउन की स्थिति में। कहाँ की प्रमुख फसल है, आंध्र प्रदेश की है। चलिए नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं, तमिलनाडु की प्रमुख फसलें। तमिलनाडु यानी कि ये वाला एरिया नीचे की तरफ पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु जो है ये है हमारा प्रमुख फसल, क्या है यहाँ की, केला है, बनाना। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि तमिलनाडु की प्रमुख फसल क्या है, तो केला यानी कि बनाना जो है वो हमारी तमिलनाडु की प्रमुख फसल है। ओके,
तो ये था आपका पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे फसलों के बारे में बात करी कि कौन सा फसल किस राज्य के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब ये तो होगी पूरे के पूरे यहाँ की थ्योरेटिकल पोर्शन की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। क्या बोल रखा है, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, तो मैंने आपको नोट करके लिखवा दिया था, जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वहां पर चावल की खेती होती है। तो इस हिसाब से देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां पर चावल की खेती अच्छी होगी। नेक्स्ट है आपका, भारत में तंबाकू खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र है, तो तंबाकू के आपके खेती के लिए इस समय जो है लेटेस्ट डाटा के अनुसार वो कौन सा क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो अभी अभी मैंने आपको मार्क करके दिखाया था काले रंग में, वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ओके, तो आंध्र प्रदेश ऐसा एरिया जो तंबाकू के लिए भारत में सबसे ज्यादा उपज करता, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फल, मैंने नेशनल फ्रूट बताया था अभी आपको, जब फ्रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे आपको, आपके लिए बता रहा था जब मैंने आपको बोला था आम जो है हमारा वो क्या है, राष्ट्रीय फल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न राज्यों में कौन काजू का प्रमुख उत्पादक है, तो मैंने आपको बोला था गरम मसाले हो गए, नारियल हो गए, लेटेक्स यानी कि प्राकृतिक रबर हो गया, साथ ही साथ में काजू हो गया। ये सारे के सारे कौन सी एक ऐसी सामग्री है जो कि सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है, साउथ यानी कि दक्षिण साइड के केरल राज्य में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, IR20 किस से संबंधित है, तो आपको बताया था कि चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चाहिए होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल की खेती होती है, और चावल की खेती की एक किस्म है IR20 जो कि किससे संबंधित है, चावल से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो केरल किस किस चीज के लिए जाना जाता था, तो वो गरम मसाले के लिए हो गया, काली मिर्च हो गया, काजू हो गया, नारियल हो गया, या लेटेक्स यानी कि प्राकृतिक रबर हो गया। तो यहाँ पर देखो रबड़ भी लिख रखा है और गरम मसाले भी लिख रखे हैं, तो आप किस पर टिक करोगे, तो आप गरम मसाले पर टिक करोगे। क्यों, क्योंकि रबर जो होता है एक आर्टिफिशियल भी होता है और एक प्राकृतिक भी होता है, केरल जो है वो प्राकृतिक रबर के लिए जाना जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी गरम मसालों के लिए केरल जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, मैंने प्राकृतिक रबर लिखवाया था, रबर नहीं लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें मैंने आपको 4 बताई थी, इसमें से ढूंढिए मक्का, गेहूं, चावल या कपास। तो गेहूं पहले नंबर पर बताया था, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म को पहचानिए, यानी कि इसमें से एक गलत है वो आपको चुनना है। तो पहला, चाय में असम में उगाई जाती है, बिल्कुल सही, सर्वाधिक मात्रा में। मूंगफली बिहार में नहीं, गुजरात में मैंने आपको बताई थी, तो यही आपका गलत है और वही आपको चुनना था, गलत युग्म को चुनना है। बाकी नारियल जो है केरल में उगाया जाता है और गन्ना भी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत था और गलत ही हमें चुनना था। चलिए, बिल्कुल सही था इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्या है, निम्न में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो सोयाबीन की खेती मैंने आपको बोला था कहां पर होती है, साथ ही साथ में दलहन तिलहन के बारे में बताया था। तो सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती कहां हो रही थी, महाराष्ट्र में हो रही थी, मध्य प्रदेश में हो रही थी, MP में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्या बोल रखा है, केसर सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, तो केसर जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन किया जाता है इसका, तो वो किया जाता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, आपका कश्मीर में उसे उगाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ आपके पर्वतीय पहाड़ी है वहां पर भी उगाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कश्मीर में उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्या है, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है, तो जूट और चावल मैंने आपको दोनों एक साथ करवाए थे, बताए थे। तो सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है जूट, वो होता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, ये तो बिल्कुल ही लड्डू सा क्वेश्चन है, बताया भी था मैंने आपको। तो देखिए, बताइए गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो देखते ही लगा लेना चाहिए, केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य, ध्यान रखिएगा अब दक्षिण भारत में बोला गया है। असम जो बताया था मैंने आपका ईस्ट साइड में पड़ता है, पूर्व साइड में पड़ता है। दक्षिण भारत में मैंने आपको एक राज्य बताया था, कौन सा? तमिलनाडु। यहाँ पर हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, मिलनाडु हो गया। ओके, ता इसका यहाँ रह गया। ओके, तो तमिलनाडु जो था, आधा यहाँ है आधा यहाँ है, कोई बात नहीं। तमिलनाडु जो था वो दक्षिण भारत का क्या था? चाय उत्पादन करने में सबसे ज्यादा मात्रा में ये उत्पादन करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बताइए, निम्न में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? अब देखो यहाँ पर जिला बोल रखा है, मैंने वैसे तो बताया था कर्नाटक। अब कर्नाटक के कौन से जिले में होता है? तो नाम ध्यान रख सकते हो, कुर्ग। कुर्ग है आपका कर्नाटक का एक जिला है, वहां पर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो मैंने बताया था आपको कि एक जिला यानी कि शहर जो है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का। उसमें सबसे ज्यादा अंगूर की पैदावार होती है। क्या बताया था? तो नासिक बताया था मैंने आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो ये तो बिल्कुल ही लड्डू सा क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था कि चावल की खेती जो है वो सबसे ज्यादा की जाती है भारत में, और चावल का उत्पादन और खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन के लिए सबसे आगे है? तो मूंगफली के लिए पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया था मूंगफली के लिए तो कौन सा राज्य सबसे मूंगफली के लिए सबसे आगे कौन सा था? तो वो था गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। गुजरात राज्य जो था वो मूंगफली के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कॉफी की बात करी जा रही है। ओके, तो कॉफी में मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा स्वादिष्ट कॉफी जो भारत में मानी जाती है और उगाया भी जाता है उसको सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर, रोबस्टा कॉफी। कहां पर? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध है? तो मैंने आपको श्वेत क्रांति, पीली क्रांति ऐसे करके सारी बताई थी। तो श्वेत क्रांति किसका संबंध था? तो दूध से संबंधित था, दूध के उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी कि सबसे नंबर 1 पर राज्य कौन सा है? तो मैंने आपको बोला गाय या भैंस का कोई सा भी दूध हो वो उसके लिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक रबर, अब देखो यहाँ पर प्राकृतिक रबर की बात आई है, तो प्राकृतिक रबर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो मैंने आपको बोला था प्राकृतिक जो रबर होता है वो सबसे ज्यादा केरल राज्य में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो मैंने आपको बोला कि भारत में कर्नाटक में कॉफी उगाई जाती है और कॉफी भी वहां का जिला एक कुर्ग है, वहां पर सबसे ज्यादा उगाई जाती है और वहीं पर ये अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपको मैंने विश्व में भी बताया था और भारत में भी बताया था, तो यहां पर पूछा गया भारत में। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा हमारा लेक्चर भारत की प्रमुख फसलें और उसके उत्पादक राज्यों के बारे में, और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, और ये पूरे के पूरे जो 23 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उस 23 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके कि जो मैं आपको समझाता हूं वो कितना अच्छे से समझ में आता है आपको। ओके, बाकी थ्योरी से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपका सुझाव हो, कोई आपको फीडबैक देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आपके कमेंट को पूरा का पूरा, अगर आपका फीडबैक अच्छा होगा उस पर इंप्लीमेंट करने वाला होगा तो उस पर अप्लाई भी किया जाएगा, इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, और बाकी कोई अच्छा सुझाव होगा तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इनमें से जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको, उसके टोटल 23 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके कि जो मैं पढ़ाता हूं वो आपको कैसा लगता है और कितना समझ में आता है। ओके,
तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी जिसमें हम बात करेंगे विश्व के बारे में, विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें और उत्पादक देशों के बारे में। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक एक नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए कीप स्टडी।